जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। जिंदगी क्या है? हर घड़ी एक नई जंग है। और हम जीत सकते हैं। कब जीतेंगे? जब साथ में पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये सवाल पेपर में आएगा। अब पूछो क्यों? बताऊं क्यों आएगा? क्योंकि ये सवाल जो है, ये सवाल प्रश्न बैंक का है। आपका जो मध्य प्रदेश राज्य का जो एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड ने एक प्रश्न बैंक लॉन्च किया है विमर्श पोर्टल पर। उस प्रश्न बैंक 2022 का नया वाला प्रश्न बैंक, उस प्रश्न बैंक में ये सवाल दिया गया है। इसलिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल कहाँ का है? हम अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का गणित विषय का अध्याय 13। अध्याय 13 का प्रश्न बैंक को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 13 कक्षा 9वीं गणित के प्रश्न बैंक को हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न यहाँ पर है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? होने वाला व्यय ज्ञात करो। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, घनावाकार गड्ढा खुदवा रहे हैं हम। घनावाकार मतलब गड्ढा खुदवाते ना। गड्ढा कैसे खुदवाएंगे अपन? गड्ढा खोदते अपन, जमीन में गड्ढा खोद रहे घनावाकार। टाँका टाइप का मतलब ढवा। ढवा देखो खेत में ढवा रहता है ना, बेसिक अपन खोद रहे हैं। ठीक है, घनावाकार क्या खोद रहे हैं अपन? डब्बा खोद रहे हैं। ठीक है, उस घनावाकार डब्बे की लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और गहराई कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, खुदवा रहे हैं अपन। अब 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करो। 30 रुपए प्रति घन मीटर। एक घन मीटर गड्ढा खोदने में कितने रुपया लग रहा है? 30 रुपया लग रहा है। तो पूरा गड्ढा खोदने में कितने रुपया का खर्चा आएगा हमको यहां पर यह बताना है। ठीक है, ये पूरे गड्ढा खोदने में कितने रुपए का खर्चा आएगा, इसको हम क्या करेंगे? यहां पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हल। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? घनावाकार, 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 घनावाकार गड्ढे की, घनावाकार गड्ढे की लंबाई, घनावाकार गड्ढे की लंबाई एल बराबर कितनी दी है? 8 मीटर दी गई है। कितने मीटर दी गई है? 8 मीटर। 8 यहां पर क्या है आपका? घनावाकार डब्बे की लंबाई एल बराबर कितनी है? 8 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है? एल बराबर 8 मीटर दी गई है। और घनावाकार डिब्बे की चौड़ाई कितनी दी गई है? 6 मीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे गड्ढे की चौड़ाई, गड्ढे की चौड़ाई। गड्ढे की चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई बी बराबर कितनी दी है? गड्ढे की चौड़ाई यहां पर दी गई है 6 मीटर। कितनी दी गई है? 6 मीटर। 6 मीटर क्या दी गई है? गड्ढे की चौड़ाई दी गई है। ठीक है, गड्ढे की चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और गहराई कितनी है? 3 मीटर। तथा गड्ढे की गहराई, गड्ढे, गड्ढे, गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई एच बराबर कितनी दी गई है? गड्ढे की गहराई एच बराबर दी गई है 3 मीटर। कितने मीटर दी गई है? 3 मीटर। ठीक है, अब हम गड्ढा खुदवा रहे हैं, गड्ढा खुदवा रहे हैं और घन मीटर के हिसाब से करवा रहा है। और हमेशा अगर घन मीटर की बात की जाएगी तो क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। अगर घन मीटर की बात की जा रही है तो सदैव क्या निकाला जाता है? आयतन निकाला जाता है। आयतन कब निकालते हैं? जब किसकी बात की जाती है? घन मीटर की बात की जाती है तो क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। अब यहां पर हम सिंपल सा सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सूत्र। घनावाकार गड्ढे का आयतन, घनावाकार, घनावाकार गड्ढे का क्या निकाल लेंगे हम? आयतन।
घनावकार गड्ढे का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन क्या होता है, क्यों क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है। तो हम निकाल लेंगे घनावकार गड्ढे का आयतन बराबर का बराबर, लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई दी गई है 8 मीटर, लंबाई रख दी हमने 8 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी दी गई है 6 मीटर, 6 मीटर गुणा गहराई कितनी दी गई है, गहराई दी गई है 3 मीटर, ये रख दी हमने 3 मीटर। चलो 8 छिंग कितना होता है, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, और 48 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 48 गुणा 3, 48 गुणा 3, 3 8 24 का 4, 8 24 4 हासिल का 2, 4 12 13 14, इतने आ रहा है, करके देखो, करने तो एक इसमें एक इतनी सी मिस्टेक होगी तो नहीं आने वाला आंसर, जल्दी करो गुणा स्पीड से, है ना। 6 तिया 18, 18 अट्ठे 88 64 का 4 हासिल का 6, 8 कम 8, 8 और 6 14, इतने आएगा ना, 144 घन मीटर। ये किसका आयतन निकल के आ गया, घनावाकार गड्ढे का आयतन निकल करके आ गया। करके देख लो गुणा एक बार फिर भी, है ना, इतनी आ रहा है, करके देखिए कॉपी में, हाँ वेरी गुड, है ना। घनावाकार गड्ढे का आयतन कितना निकल के आया, 144 घन मीटर, ठीक है। अब एक देखो प्रति घन मीटर, एक घन मीटर गड्ढा, एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए खर्चा आ रहा है 30 रुपए खर्चा आ रहा है। कितने रुपए खर्चा आ रहा है, एक घन मीटर, है ना, प्रति घन मीटर, है ना। चूंकि एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्च कितना आ रहा है, 30 रुपए खर्च आ रहा है ना। एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए खर्च आ रहा है, 30 रुपए का खर्च आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि एक घन मीटर, घाती मतलब घन और ये मीटर, एक घन मीटर गड्ढा, एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने, एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में होने वाला व्यय, एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए का व्यय आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, 30 रुपया। कितने रुपया का, 30 रुपए, 30 रुपए का व्यय आ रहा है। एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए का व्यय आ रहा है 30 रुपए का व्यय आ रहा है, 30 रुपए का व्यय। इसीलिए अब एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, हमको कितने घन मीटर गड्ढा खुदवाना है, 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाना है, इसीलिए 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसीलिए 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने, 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय। अरे जब एक चॉकलेट 30 रुपए की तो 144 चॉकलेट कितने रुपए की। उसी प्रकार जब एक घन मीटर गड्ढा खुदवाने में खर्चा कितने रुपया है, 30 रुपया है, तो 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए खर्चा आएगा, 144 गुणा कितना कर देंगे हम, 30 कर देंगे, 144 गुणा 30 रुपया। 3 में 144 का गुणा करो, 3 चौ 12 का 2 हासिल का 1, 3 चौ 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 3 1 कम 3 और 1 4 और 0 का 0, 4320 रुपए। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप बुक में एक बार चेक कर लेना, आंसर इतनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। उतार ली इसको, एक बार फिर से देख लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि पेपर में यही सवाल आएगा, और आएगा तो कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा। और गणित का एक ही मंत्र है, गणित का एक ही मंत्र है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जो व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा, जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ही बुद्धिमान बनते जाएगा, ठीक है। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आदमी रोज प्रैक्टिस करे, बार बार प्रैक्टिस करे, रोज प्रैक्टिस करे, रोज प्रैक्टिस करे, एक दिन नहीं बनेगी गणित, 2 दिन नहीं बनेगी, 3 दिन नहीं बनेगी, 4 दिन नहीं बनेगी, एक दिन ऐसा आएगा वो गणित का मास्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गणित का मास्टर बन जाएगा। इसलिए गणित क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास मांगती है। क्या मांगती है, अभ्यास मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। यहां पर हमको दिया है घनावाकार गड्ढे की लंबाई कितनी दी है, 8 मीटर। समझ लो एक बार फिर से। इसके बाद गड्ढे की चौड़ाई कितनी दी गई है, गड्ढे की चौड़ाई दी गई है 6
मीटर यहाँ पर गड्ढे की चौड़ाई दी गई है और गड्ढे की गहराई कितनी दी गई है 3 मीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे गड्ढे की गहराई कितनी दी गई है 3 मीटर। अब हम निकाल लेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन, क्षेत्रफल अलग होता है और आयतन अलग होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है बच्चों, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र। लंबाई का मान धर दो, कितना है? 8 मीटर है। यहाँ पर कितना रख दिया हमने? 8 मीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया है? 6 मीटर। चौड़ाई कितना रख दिया हमने यहाँ पर? 6 मीटर। ऊंचाई, गहराई, ऊंचाई कितनी दी गई यहाँ पर आपकी? 3 मीटर। कितना रख दिया यहाँ पर हमने? 3 मीटर। अब सिंपल यहाँ पर हम कर देंगे गुणा, इसका गुणा कर दिए, 144 आ गया। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितना हो गया यहाँ पर आपका? मीटर की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। अब प्रति घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए खर्चा आ रहा है? 30 रुपए का क्या आ रहा है? खर्चा आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में होने वाला व्यय, 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने में कितने रुपए खर्चा आ रहा है? 30 रुपए खर्चा आ रहा है। कितने का आ रहा है? 30 रुपए का। हमने गड्ढा कितना खोदे हैं? हमने 144 घन मीटर गड्ढा खोदे हैं, इसीलिए 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय कितना हो जाएगा? 144 में 30 का हम कर देंगे गुणा, और दोनों गुणा करने पर जाएगा 4320 रुपया। बनेगा नहीं बनेगा? उतार ले इसको कापी में, कापी में उतारना और घर जाकर के इस सवाल को 3 बार करना। कितने बार करना है? करोगे तब बनेगा। अभी क्या करो, पुराना वाला छोड़ो। सबसे पहले आज जितने सवाल करवा तो तुमने कर लिया, आज को होमवर्क कंप्लीट। उसके बाद फिर बचे वाले समय में फिर पुराना वाला करना। डेली का डेली पकड़ के रखो। आ रहा समझ में? रोज का काम रोज करो, ठीक है? एक खट्टी पूरी ईंट उठा के मत ले जाओ। आज दिन की जो 4 ईंट है वो 4 ईंट उठा करके लिया करके रख दो। कई बार हम भी करते, दिन भर हम खेल रहे हैं, दिन भर हम कूद रहे हैं, और रात के 8 बजे याद आता है कि यार पढ़ना है, और पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर दिमाग में हेजिटेशन आता है कि यार आज पढ़े नहीं, यार अजीब सा लगता है ना। अपन दिन भर खेल ली फिर। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है मालूम है? जो काम सबसे जरूरी है, क्या बोला मैंने? जो काम सबसे जरूरी है उसको सुबह उठतन से निपटा दो। तुम उठ गए सुबह कितने बजे? 6 बजे। तुम उठ गए सुबह 4 बजे, उठ गए 4 बजे। अंग्रेजी का प्रश्न बैंक याद करना है, रटाक से 2 घंटे अंग्रेजी का प्रश्न बैंक पढ़ लिए। कोचिंग आ गए, कोचिंग से सीधे घर गए। कितने बजे पहुंचे घर? घर पहुंच करके कोचिंग में जितने सवाल मैंने करवाया, कोचिंग से तुरंत घर गए, और घर जातन से उन सवालों को 2 बार करके देख लिए। 1 घंटा लगता है मात्र, 1 घंटा समझने में लगा यहाँ पर, और 1 घंटे में इतने सवाल घर पर रफ कॉपी में करके देख लिए। उतार तुमने अभी लिए होंगे, रफ कॉपी में करके देख लिए। उसके बाद जितना याद करना, 4 घंटे पढ़ना था तो 4-5 घंटे तुरंत घर पे जाके पढ़ लिए। अब तुम्हारा कोटा हो गया पूरा। अब फिर तुम बाद में अगर तुम दिन भर खेलोगे भी तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि तुमने जो जरूरी काम था वो तुमने पहले ही खत्म कर लिया। इसीलिए जो प्राइमरी काम होता है, एक जापानी टेक्निक बोलते हैं इसको। जापानी टेक्निक ये कहती है कि जो तुम्हारा सबसे जरूरी काम है उसको सबसे पहले करके खत्म कर डालो। आज समझ में? मेरा काम क्या है? मेरे को वीडियो बनाना है। मैं सुबह उठता हूँ, मेरा वीडियो बन के जाता है, फिर मैं दिन भर घूमते रहता हूँ। तो मेरा जो मेन काम था वीडियो बनाने का, वो तो मेरा कंप्लीट हो गया बना करके ना। आनंद समझ में? सबसे जरूरी काम को कब करो? सबसे पहले करो, और फालतू काम बाद में करो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? पढ़ाई है ना। तो सुबह उठता से पढ़ाई कर लो, सुबह पढ़ाई कर लो, स्कूल में पढ़ाई कर लो। फिर घर पे आकर तुम थोड़ा घूम फिर भी लोगे तो दिक्कत जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिन भर का जो पढ़ाई करने का जो काम था वो तुमने सुबह खत्म कर दिया। आनंद समझ में? ये सिस्टम रहता है, ठीक है? इसलिए जरूरी काम कब करो? पहले करो। और रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। तुम्हारी 9वीं क्लास है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, यहां पर बात यह है कि देखो, समय एक ऐसी चीज होती है, समय का मतलब होता है टाइम एक ऐसी चीज होती है जो अगर एक बार चला जाए तो दोबारा जिंदगी में कभी वापस लौट करके नहीं आता। तुम लोग अभी 9वीं क्लास में हो, अभी तुम लोग के पास मात्र 30 से 40 दिन का समय है। अगर धोखे से ये 30-40 दिन का समय निकल गया और पेपर आए, और पेपर अगर तुम्हारे धोखे से बिगड़ गए, और धोखे से कोई बच्चा फेल हो गया, निपट गया, कम परसेंटेज आ गया, फिर जिंदगी भर तुम अरबों रुपए खर्च करोगे ना, तो वो समय फिर दोबारा वापस लौट करके आया क्या? नहीं। तुम सोचोगे कि काश यार उस समय भैया के पास रोज कोचिंग चल जाते और कोचिंग जाकर के हम पढ़ लेते, रोज हम कर लेते, तो वो समय दोबारा वापस लौट के आता क्या? नहीं आता। इसीलिए
समय का सदुपयोग करो, एक एक सेकंड कीमती है, सबसे कीमती होता है समय। आज की तारीख दोबारा जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आने वाली। एक समय, टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है ना। तुम पैसे तुम्हारे पास का पैसा कोई छीन लेगा, तुम पैसा फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय अगर एक बार निकल जाता है, समय दोबारा लौट के आता है क्या? नहीं आता। इसलिए समय रहते समय का सदुपयोग कर लीजिए। जो बच्चा आज समय को बर्बाद करेगा, भविष्य में समय उसको बर्बाद कर देगा। जो आज समय का सही इस्तेमाल करेगा, भविष्य में उसकी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करो, एक सेकंड भी व्यर्थ मत करो। अपना पूरा तन मन धन सब कुछ निचोड़ करके बिल्कुल पढ़ाई में लगा दो, और कुछ ऐसा पढ़ के दिखाओ कि अपना नाम रोशन करके दिखा दो। आज सर झुका करके पढ़ लोगे, एक कहावत है ना, आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी महफिल में सबसे ऊंचा सर किसका रहेगा? आपका रहेगा। और सूर्य की तरह चमकने के लिए, किसकी तरह चमकने के लिए? सूर्य का मतलब होता है सूरज के जैसे चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि हम सूर्य की तरह चमके, तो तुमको तपना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करेगा, ठंड लगेगी, लेकिन फिर भी उठ के पढ़ना पड़ेगा, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम सूर्य की तरह चमकोगे। तुम मेहनत करो और बिल्कुल जी जान लगा दो, अपना पूरा जी जान लगा दो, झोंक दो अपने आप को, और अपने आप पे भरोसा करो कि हम भी क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। फिर देखो कैसा तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो सवाल बन जाएगा यार तुमसे। चलो अब हम करेंगे चलो क्वेश्चन यहां पर क्या है हमारा? एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन के आधार, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है, ये क्या दिया गया यहां पर? आपका सवाल दिया गया है। देखो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, समझो अच्छे से ना। एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलन के आकार का बर्तन है, एक ऐसे का, एक क्या है? बर्तन। बेलन इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका बेलन। एक बेलनाकार क्या है? बर्तन है। इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब ये इसका आधार हो गया, परिधि मतलब ये जो गोल वाला राउंड दिख रहा है, इस किनारों की जो लंबाई होती है उसको हम वृत्त की परिधि कहेंगे, है ना। इसके आधार की परिधि कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर दी गई है, और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर दी गई है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? ये आपका जो बर्तन है, इस बर्तन में कितने लीटर क्या आ सकता है? पानी आ सकता है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर होता है।
ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितने लीटर? 1 लीटर। इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम हल करेंगे। क्या करने वाले? इसको हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया यहाँ पर? बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि बराबर कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर दी गई है। यहां पर हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के आधार, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि बराबर कितनी है? 132 सेंटीमीटर है। कितनी? 132 सेंटीमीटर है 132 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का जो आधार होता है वो किसके जैसा होता है? व्रत के जैसा होता है। मतलब व्रत की परिधि कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर। और व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? क्यों व्रत की परिधि के सूत्र क्या होता है? क्या होता है वो? कोंटा क्या हो? कोंटम बैठे दो। क्या होता है? व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? फिर ये मूर्खता वाली बात होती है। फिर क्या होता है व्रत की परिधि सूत्र? कौन बताएगा? व्रत की परिधि क्या होती है? क्या होती है व्रत की परिधि? क्या? हाँ चलो सही बता रही लड़की ने, वेरी गुड, है ना। क्या नाम तेरा? हाँ दिव्यांश, सही बताई है ना, 2πr, वेरी गुड, है ना, बहुत जोरदार बेटा, है ना, बहुत शानदार। व्रत की परिधि कितनी होती है? 2πr। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। सूत्र लगा दो, सूत्र, पूरे सूत्र याद रहना चाहिए रे। तुम लोग को सूत्र याद नहीं रहेंगे तुम सवाल कहाँ से करोगे? आएगी नहीं समझ में? सूत्र के लगाओगे, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, व्रत की परिधि बराबर क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr होती है। चलो व्रत की परिधि कितनी होती है? व्रत की परिधि कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर। 132 बराबर 2πr का हो गया 2πr। 132 का हो गया 132 बराबर 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 और r का हो गया r। अब 132 का हो गया 132, जो बराबर किस तरफ जो नीचे होता है वो इस तरफ कहाँ जाता है? ऊपर। और जो बराबर किस तरफ जो ऊपर होते हैं वो इस तरफ कहाँ जाते हैं? नीचे। 2 गुणा 22 बराबर का बराबर, r का हो गया r, ऊपर वाले नीचे और नीचे वाला ऊपर। r का अब काट दो उसको, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 22 एकम 22 और 22 तिया 66 और 7 तिया कितना होता है? 21। तो त्रिज्या r बराबर कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। हमको परिधि दी गई थी 132, हमने त्रिज्या कितनी निकाल लिए? 21 सेंटीमीटर निकाल करके लेके आ गए। त्रिज्या किसको बोलेंगे? यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है वो कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। चलो अब बेलन के आयतन का सूत्र मैंने लिखवाया नहीं हूं, बुक में देखो कितना है ना, देखो बुक में। बुक किसी ने लेके नहीं आया तो कोचिंग क्यों आ रहे हो तुम लोग? बंद कर दो, कल से मैं आना बंद कर देता हूँ कोचिंग। मूर्ख हो तुम लोग बिल्कुल रहे। तुम थोड़ा गमार मैंने आज तक देखा नहीं है। बुक लड़के ने बस लेके आया किताब, वेरी गुड, है ना पीयूष। बाकी पूरे बेल और गैया लोग बैठे से लग रहा है। दिखाओ किताब दिखाओ। ठीक है, ये क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या है। बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? बेलन के आधार व्रत के त्रिज्या कितनी आ गई आपके यहां पर? 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिख लोगे यहां पर? अतः बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या
बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। सवाल क्या पूछ रहा है? इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? बर्तन के अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है? तो बताओ। आयतन की बात हो रही है कि क्षेत्रफल की बात हो रही है? आयतन है ना, क्योंकि पानी पूरा स्थान घेरता है, तो है ना, तो क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लगाओगे सूत्र यहाँ पर? बेलन का आयतन। सूत्र कौन सा वाला लगाओगे? आयतन वाला, है ना। तो बेलन का आयतन, बेलन का क्या? आयतन। इस सूत्र अलग से नोट कर लेना काफी में ना। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बेलन का आयतन क्या होता है? याद कर लो इसको, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है? बेलन का क्या होता है? ये आयतन होता है। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बराबर का हो गया बराबर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान है 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना रख देंगे हम? 21 सेंटीमीटर। आर का मान रख दिए 21 सेंटीमीटर। आर की घात कितनी है? 2 है, मतलब 21 घात कितनी? 2 गुणा ऊंचाई एच का मान कितना है? बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। लिख देना यहाँ पर, चूंकि ऊंचाई एच बराबर कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। बराबर का बराबर 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 21 की घात 2, मतलब क्या हो जाएगा? 21 गुणा 21 गुणा 25 का हो गया 25, बराबर का बराबर 22 का हो गया 22 गुणा 7 कम 7 और 7 कितना होता है? 21। 21 का हो गया 21 गुणा 25 का हो गया 25। इतना उतार लिए? जल्दी से उतारिए इसको, कॉपी में नोट करो इतना पहले, फिर आगे करवाऊंगा मैं। देखो दिया है, क्या दिया है? बेलन के आधार की परिधि कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर दी गई है। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दी गई है? 132 सेंटीमीटर। आधार की परिधि कितनी है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है। और वृत्त की परिधि, बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। एक वृत्त नीचे लगा होता है और एक वृत्त ऊपर लगा होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। परिधि कितनी दी गई? 132 सेंटीमीटर। परिधि का मान रख दी 132, बराबर का बराबर 2πr का हो गया 2πr। 132 का 132, बराबर का बराबर 2 का 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का हो गया आर। काट पक्षांतर कर दी, काट पीट कर दिए। त्रिज्या आर का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। आगे निकल करके इसके बाद अब हमको कितने लीटर पानी आ सकता है निकालना है, मतलब बेलन का आयतन निकालना है। यहां पर लगा देंगे बेलन का आयतन बराबर, और बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है यहाँ पर? 21 की घात 2 गुणा ऊंचाई एच का मान कितना है? 25 है। काट पीट कर दिए, हल कर दिए, तो यहाँ पर अभी इतना हमारा आ चुका है। यहाँ पर इतना हमारा क्यों आ चुका है? इसके बाद उतार ली इतना कापी में, अब आगे करेंगे ना। बेलन का आयतन बराबर का हो जाएगा बराबर 22 का हो जाएगा। देखो 22 तिया कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तिया 66 गुणा 21 गुणा 25 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या? 21 गुणा 25 गुणा करो स्पीड में 66 गुणा 25 एक कम 25 का 5 हासिल का 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितने हो गए? 52। अब 525 में 66 का मल्टीप्लाई करो फटाक से। 525 गुणा 66, 525 गुणा 66, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 दूनी 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 6 पंचे 30 और 1 कितनी हो गई? 31। करो गुणा 0,
5 6 4 3, इतने आ रहा है सबका? तुम भी करके देखना है ना, कंफर्म होना चाहिए कि इतने आ रहा करके ना। करके देखियो, ठीक है। और आयतन काय में आता है? आयतन की इकाई क्या होती है? घन होती है। घन मतलब घात 3 और वर्ग मतलब घात 2, है ना। घन और इकाई क्या है? सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन कितना हो गया? 34,650 घन सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? अतः बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर कितना आ गया? 34,650 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन निकल के आ गया? बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब हमको ये निकालना है कि इस बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कि कितने लीटर पानी आ सकता है। अब हम निकाल लेंगे इस बर्तन में उपस्थित पानी की मात्रा। सवाल जी बोल रहा है ना कि इस बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। अब हम क्या निकाल लेंगे? बेलनाकार बर्तन में उपस्थित पानी की मात्रा। तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे? अब हम बेलनाकार बर्तन में उपस्थित पानी की मात्रा, यहां पर हम क्या लिखेंगे? बेलनाकार बर्तन में उपस्थित किसकी मात्रा? पानी की मात्रा। बेलनाकार बर्तन में उपस्थित किसकी मात्रा? पानी की मात्रा। निकाल लेंगे हम कि जो बेलनाकार हमारा बर्तन है उसमें कितना पानी उपस्थित है। बेलनाकार बर्तन में उपस्थित किसकी मात्रा? पानी की मात्रा, जल की मात्रा। बेलनाकार बर्तन में कितना जल उपस्थित, कितना पानी उपस्थित है। चलो, ये कितने सेंटीमीटर है? 34,650, है ना, ठीक है। घन सेंटीमीटर है यहां पर, ये कितना है? घन सेंटीमीटर है। देखो, आपको इतना पता है कि 1000 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? 1 लीटर पानी होता है ना। अगर मैं 1000 घन सेंटीमीटर का आयतन लूं, कितना आयतन लूं? 1000 घन सेंटीमीटर का मैं क्या लूं? आयतन लूं, तो उसमें कितना पानी आता है? 1 लीटर पानी समझ आता है ना, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखना, घन सेंटीमीटर का हो, घन सेंटीमीटर बराबर का बराबर, एक का हो गया 1, बराबर किस तरफ? 1000 घन सेंटीमीटर के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, काय में जाएगा? 1000 बटे में आ जाएगा, और लीटर का हो गया लीटर। समझ में आया? अरे 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। यहां से घन सेंटीमीटर का मान निकाल लिया, 1000 कहां चला गया? बटन चला गया। मतलब घन सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1000 लीटर लिख सकता हूं। आया कि नहीं आया समझ में? घन सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1000 लीटर लिख सकता हूं। तो ये जैसे का वैसा, 34,650 जैसे का वैसा। घन सेंटीमीटर को मैंने क्या लिख दिया? 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर, है ना कि नहीं? ऐसा हम लिख सकते हैं। ये देखो घन सेंटीमीटर दिया है, दिख रहा है यहाँ पे, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर लिख सकते हैं ना। घन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर लिख सकते हैं। घन सेंटीमीटर को मैंने लीटर में चेंज कर दिया, तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। तुम याद कर लो, उसको रट लो। जब कभी भी घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करते हैं, है ना, तो कितने से भाग करते? 1000 से भाग करते हैं, बराबर का बराबर। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 0 0 क्या कट गया? अब बच्चे 2 0 है, तो 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। 34.65 लीटर पानी, है ना। ये आ गया आपको आंसर, तो लिख लोगे आंसर। अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। क्या लिख लोगे यहां पर आप? आंसर लिख लोगे, आंसर। अतः बर्तन में, अतः किसमें? बर्तन में कितना पानी आ सकता है?
34.65 लीटर पानी आ सकता है। 34.65 लीटर पानी आ सकता है। बर्तन में कितना पानी आ सकता है? अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। लिख लोगे यहाँ पर, अतः बर्तन में कितना पानी आ सकता है? अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी आ सकता है। समझ में आएगा नहीं आया? पहले बताओ मेरे को, आ रहा है? बर्तन में कितना पानी आ सकता है? 34.65 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, हमने कुछ नहीं कर रहे, हमने सिंपल से सूत्र लगाया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, हल कर ली तो इतना आ गया तुम्हारा आंसर। इसको हमने लीटर में चेंज कर दी तो कितना आ गया? 34.65 लीटर पानी आ सकता है। मिटा दो इसको, उतार लिए ना। रूठ जाओ अगर तुम, अरे चांद जैसे मुखड़े पे बिंदी। चलो अगला सवाल। हाँ, प्रश्न बैंक का 19वां सवाल है ना। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या। क्या हो गया? आधार की त्रिज्या। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। ठीक है, ये आपको ज्ञात करके लेके आना है। सवाल लिख लिया आप लोग ने? लिख लिए? देखो सवाल क्या कह रहा है, समझो यहां पर। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्या बोल रहे हैं यहां पर? पार्श्व। जो बेलन होता है ना, मतलब उसकी सिर्फ सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 94.2 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। बुक में देखो सवाल कहां का है ये? तेरह दशमलव 6। अरे चांद नहीं भूलेगा मेरे यार ये बंजारा। देखो ना, बेलन ने यहां पर क्या दिया है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया है? दिया है। यहां पर हम करेंगे इसको हल। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिया है। सवाल में क्या दिया है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे दिया है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 94.2 वर्ग सेंटीमीटर।
बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 94.2 वर्ग सेंटीमीटर। इतने दिया है। ये क्या है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलो, अब बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मैंने लिखवाया था काफी में लिखा होगा, देखना तुम्हारे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। कितना होता है? 2πr/h बराबर कितना दिया है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई छोड़ो अभी, अब करेंगे इसको। 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा त्रिज्या r का मान दिया है क्या? त्रिज्या r का मान नहीं दिया है। और ऊंचाई h का मान कितना है? ऊंचाई h का मान कितना है? ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और 94.2 का होगा 94.2। ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसको हल कर लेंगे। 22 दूनी कितना होता है? 44 गुणा 5 का हो गया 5 और बटे में कितना है? 7 और r का हो गया r बराबर 94.2 का हो गया 94.2। ठीक है, आया आपको समझ में? इसके बाद 5 चौक 20 का शून्य हासिल का 2। 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया? 22 और बटे में कितना है? 7 गुणा r का हो गया r 94.2 का हो गया 94.2। r का मान निकाल लेंगे हम। r का हो गया r बराबर 94.2 का हो जाएगा 94.2 गुणा बराबर किस तरफ? 7 जो है वो बटा में है, उस तरफ जाकर के 7 कायम हो जाएगा गुणा में। बराबर किस तरफ? 220 गुणा में है, इस तरफ जाके 220 कायम हो जाएगा बटे में। ठीक है, अब त्रिज्या r का हो जाएगा यहाँ पर क्या? r बराबर, चलो इसको क्या लिख सकते हो? 942 लिख दो। कितना लिख दो? 942 गुणा 7 बटे 220 गुणा एक संख्या के पहले दशमलव था तो दशमलव का 1 और एक संख्या के पहले दशमलव था तो वहां पर लग जाएगा 1 0। त्रिज्या r का हो गया r। अब इसको काट लेंगे हम। ठीक है, इसको हल कर लो, काटा पीटी कर दो। तो काटा पीटी करने पर कितना आएगा? 2 से काट दो, 22 से काट दो इसको। 22 चौक कितना होता है? 88। 94 में से 88 का कितना बचेगा? 94 में से 88 घटाओ। 89 90 91 92। देखो 2 से काट दो, 2 चौ 8 बच्चा 1, 2 7 14 और 2 1 कम 2, 2 चौ 8, 9 में से 8 का बच्चा 1, 2 7 14 और 2 1 कम 2 गुणा 7 का हो गया 7, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 का 0 गुणा 10 का हो गया 10। 11 तिया 33। चलो अब किससे कटेगा ये? किससे काटे? गुणा कर दो। 7 1 कम 7, 7 7 49 का 9 हासिल का 7 7 कम 7, 7 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 चौ 28, 28 और 4 कितने होते हैं? 28 29 30 31 32 कितना होता है? 32 और बटे में कितना है? 11 गुणित 100 दहम कितना हो जाएगा? 100 है ना। ये एक जीरो को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है ना। ठीक है, अब भाग दे दो, 11 से भाग दो। 11 का पहाड़ा से बढ़ो 32 से आगे ना बढ़े। 11 दूनी 22, 32 में से 22 गए, कितना बचेगा? 10, 10 पे 9 कितना हो गया? 109। अब 11 कैसे पढ़ो कि 109 से आगे ना बढ़े, तो 11 9 के 99, 109 में से 99 का कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 में 7 107। अब 11 का पहाड़ से पढ़ो 107 से आगे ना बढ़े, तो 11 9 के 99, 107 में से 99 का कितना बचेगा? 99 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा। अब भाग नहीं आ रहा दशमलव, 11 7 77 और बटे में कितना है यहाँ पर आपका? 100। इसमें मैंने 11 से भाग कर दिया, इतना आ गया। जिसको काटते नहीं बनता है वो रफ कॉपी में भाग दे देना। ठीक है, भाग देते आता होगा ना, वैसा भाग दे देना। अब त्रिज्या r बराबर, चलो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है,
तो 0.2 संख्या पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.99 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 2.99 सेंटीमीटर आ गई। 2.99 का मतलब क्या होता है 2.9, इधर का 9 है। जब कभी भी दशमलव के बाद यहाँ पर 9 होता है, 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 आया मतलब 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर लगभग में, ठीक है। 2.9 मतलब बिल्कुल 3 के करीब, तो 2.9 लिखो या फिर 3 लिखो, बात कैसी है बराबर ही है। तो त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 2.9 मतलब 3 सेंटीमीटर आ गई। तो लिख लो आंसर, अतः बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख लो उत्तर, उत्तर क्या लिखोगे अतः बेलन की त्रिज्या, नीचे लिखो, यहाँ पर लिखो नीचे, अतः बेलन की त्रिज्या, अतः बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या याद करना है, त्रिज्या निकाल लिए, एक आंसर आ गया, पेपर में आएंगे सवाल है ना, प्रश्न बैंक का है। क्या हो गया इधर, क्या पगलाई लगा रहा है, हाँ अब जो तू यहाँ पेन मांगने आ रहा है पढ़ने आ रहा है, जो पेन मांगना जे करना वो करना, घर पे करना, इधर पगलाई नहीं होना। कोचिंग में आ रहे चुपचाप पढ़ने के लिए आओ, तो सबको जितने भी लोग हल्ला कर रहे हैं बाहर कर दूंगा मैं। पगलाई के लिए यहाँ पे होना नहीं बिल्कुल, मारा पीटी करना है, जो करना है पगलाई मचाना है, जो करना है तुमको, जो काम करना है कोचिंग के बाहर करना है। कोचिंग के अंदर कर तो गाल, तुम्हारे गाल काले कर दूंगा। कैसे मेरा हाथ काला है, क्योंकि पड़ेगी तो गाल तुम्हारे क्या हो जाएंगे काले हो जाएंगे, ठीक है। काला नहीं मतलब मार कर पूछते हो इसलिए हाथ काले हो जाते हैं। अब वो तुम्हारे गाल में पड़ेगा, तुम्हारा गाल कैसा होगा, लाल बाद में होगा, पहले क्या होगा काला होगा, ठीक है। ये क्या आगे बेलन की त्रिज्या लिख लिए, अतः बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या निकाल लेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र बेलन का आयतन। लगाओ सूत्र बेलन का आयतन। सूत्र, सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन। लगाओ सूत्र बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है सूत्र, अब भी लिखवाया था मैंने। अरे पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। मोहिनी भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन, बेलन का आयतन। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है 3 है। त्रिज्या आर 3 निकाले ना हमने, आर का मान कितना रख देंगे 3, घात 2 मतलब कितने बार गुणा 3, 2 बार गुणा। और ऊंचाई एच का मान कितना दिया है, ऊंचाई कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर दी गई, ये लिखा है देखो, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, करो गुणा 22 का हो गया 22 गुणा 3 तिया 9 और 9 पना 45 और बटे में कितना है 7। अब 22 और 45 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो, 22 और 45 से गुणा करो, 45 गुणा 22 कितना आया 990। 7 का भाग दो, 7 का पहाड़ से पढ़ो तो 9 से आगे ना बढ़े, 7 एक कम 7, 9 में 7 गया कितना बचेगा 2, 2 पे 9 29, 7 चौ 28, 29 में से 28 गया 1 बचा, 7 एक कम 7 बचा 3, 7 चौ 28, 141.4, 141.4 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ गया बेलन का आयतन निकल करके आ गया। तो लिख लो आंसर, अतः बेलन का आयतन। आंसर क्या लिख लोगे, अतः बेलन का आयतन। आंसर लिख लो, अतः बेलन का आयतन। अतः किसका आयतन, बेलन का आयतन बराबर कितना है 141.4 घन सेंटीमीटर है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बन जाएगा सवाल।